रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम ग्रेड 6 की कंप्यूटर मेड फ्रेंडली बुक पढ़ रहे थे, उसके चैप्टर नंबर 1। तो उसके हम लोग ने कुछ टॉपिक्स रह गए थे, आज हम उसको कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मार्क 1। अप टू अर्ली 1930s ऑल द कंप्यूटर्स डेवलप्ड वर मैकेनिकल। जो 1930 से पहले कंप्यूटर्स थे वो तो जस्ट मशीन वर्क करते थे, ठीक है। वो डेवलप किए गए थे मशीन्स की तरह जो वर्क कर रहे होते थे, ठीक है, ऑटोमेटिक काम नहीं करते थे। इट वाज बिटवीन 1937 टू 1944 दैट, अब 1937 से लेकर 1944 तक, द प्रोफेसर हॉवर्ड एकिन विद द सपोर्ट ऑफ IBM बिल्ड द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि IBM की मदद से उन्होंने जो है एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था ऑटोमेटिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, और उसका नाम क्या रखा था, मार्क 1, ठीक है। मार्क 1 इट वाज एबल टू मल्टीप्लाई 210 डिजिट नंबर इन 5 सेकेंड, यानी एट ए टाइम वो 10 नंबर्स के जो डिजिट्स थे, दो नंबर्स को उनकी मल्टीप्लिकेशन करके दे रहा था, कितनी देर में, 5 सेकेंड्स में। It was the first machine to perform function based on प्री-प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली। अब वो क्या काम करती थी, ये पहली मशीन थी जो कि आप उसके पहले प्रोग्रामिंग ऐड की हुई थी कि इनको मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली काम भी कर रही थी और फास्ट और रिलायबल रिजल्ट भी दे रही थी, ठीक है। अब 5 सेकंड में कोई मशीन आपको काम दे रही है तो वो क्या होगी, फास्ट मशीन ही होगी। इट इज़ सेड टू बी द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो फिर इसलिए इस मशीन को कहा गया था, फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा गया था। इसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग, इनिएक। इनिएक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, ये इनिएक है। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से बहुत बड़ी बड़ी सी उसमें ट्यूब्स लगती थी, ठीक है। ये किस लिए, वॉज डेवलप बाय JP एक्कर्ट एंड जॉन मोचले इन 1946। अब ये किसने किया था, जॉन मोचले ने और JP एक्कर्ट ने 1946 में बनाई थी, ये डेवलप की थी। इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशंस पर सेकेंड। अब ये क्या करती थी मशीन, उससे भी फास्ट थी। तो ये 5000 की एडिशंस के जो नंबर्स थे उनको एक सेकंड के अंदर आपको एडिशन करके दे रही थी। बट नीडेड अ होल रूम टू फिट इनटू। वो इतनी बड़ी मशीन थी कि उसको एक रूम में तो फिट किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस चाहिए थी जिससे हम उसको फिट कर सकें। उसके अलावा ये इतनी बड़ी मशीन थी तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक जो है वो पावर भी ज़्यादा ले रही थी, कंज्यूम 150 किलोवाट ऑफ पावर। अब इतनी ज़्यादा वो पावर भी ले रही थी, और जाहिर सी बात है कोई चीज़ इतनी पावर लेगी तो वो हीटअप ही हो जाती है। तो अब उसको हीटअप करने के लिए नीडेड टू बी वाटर कूल्ड। अब उसको ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे जिसमें पानी फिल्ड होता था, जिसकी वजह से ये मशीन काम भी करती थी और ठंडी भी रहती थी, ठीक है। और काम तो अच्छा करके दे रही थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होती थी, और वो बहुत ज़्यादा हैवी भी थी। उसके अलावा वो ज़्यादा पावर भी ले रही थी, और उसको बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए था ठंडा होने के लिए, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कंटिन्यू। उसके बाद फिर और भी डेवलपमेंट्स जो हैं आगे होती गई, जैसे कि इन एक मशीन ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उसमें ये वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह लगे हुए थे, ठीक है। इन द 1950s कंप्यूटर वर डेवलप विद ट्रांजिस्टर। अब जो 1950s के बाद जो कंप्यूटर आए थे वो क्या थे, उसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। क्योंकि ट्रांजिस्टर लग गया था तो उसने वैक्यूम ट्यूब को रिमूव कर दिया था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा कंप्यूटर छोटा हो गया था। फिर 1970s में द साइज ऑफ द कंप्यूटर वॉज जनरली रिड्यूस एट द सिस्टम एंड द सिस्टम वर डिज़ाइन यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर और ज़्यादा छोटा हो गया था कंप्यूटर, क्योंकि अब वो रूम में फिट होने लग गया था, इतना छोटा हो गया था क्योंकि अब उसमें क्या लग रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको ICs भी कहते हैं, ICs लग रही थी, ठीक है। फर्दर एडवांसमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड अल्टीमेटली लैपटॉप्स एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर। और उसके बाद जो और एडवांस हमारे पास जो डेवलपमेंट्स आई, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड को भी रिमूव करके उसकी जगह छोटी छोटी सी चिप्स थी, माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसको कहते हैं, वो यूज़ होने लग गई थी, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर इतना छोटा हो गया कि वो लैपटॉप जैसे आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और हैंड हेल्ड कंप्यूटर, और सारा कंप्यूटर जैसे एक हमारे हाथ में आ गया है, कि इतना छोटा कि हैंड में हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। ईच मेजर डेवलपमेंट हैज़ लेड टू रिवोल्यूशनरी चेंज इन टर्म्स ऑफ स्पीड, रिलायबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। अब जो जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने लग गई थी उसमें क्या था कि उनकी स्पीड अच्छी हो गई थी, और वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रही थी, रिलायबिलिटी थी उसमें, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी कि हमारा डेटा जो है वो स्टोर भी कर रही थी, और उसकी प्राइस भी कम हो गई थी। पहले के कंप्यूटर इतने बड़े थे कि उसकी प्राइस भी ज़्यादा थी, ठीक है।
These developments in the evolution of modern computers are generally discussed in terms of generations of computers. अब हम इसको और मज़ीद आगे पढ़ेंगे इनकी generations of computers में. Let us now study about different generations of computer. अब generations of computers में हम देखते हैं कि क्या क्या था और कौन सी generation में कौन सा computer आया था. The term computer generations is used to relation to the advancement in hardware technology of computers. अब क्या था कि कंप्यूटर जनरेशन्स क्या थी कि कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है उसकी एडवांसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज नोन एज अ सेपरेट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स करेक्टराइज बाय द टाइप ऑफ सर्किट्स टेक्नोलॉजी यूज्ड. अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई थी और किस तरीके से वो कंप्यूटर की जनरेशन्स कैसे कैसे बनती गई थी. इन ऑल The developments of electronic computers is divided into 5 generations. किसमें डिवाइड हो गया था? 5 generations में डिवाइड हो गया था. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स. These generations are discussed below along with their करेक्टरिस्टिक्स. अब हम इसको और मज़ीद पढ़ते हैं. ठीक है, उसकी खसूसियात वगैरह, उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, उसके एडवांटेजेस वगैरह भी देखते हैं कि क्या क्या थे. फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 में स्टार्ट हुई थी. द अर्लियर कंप्यूटिंग मशीन लाइक इनिएक, एडवेक, एडसेक एक्सेट्रा आर कैटेगराइज्ड अंडर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ये जो सारी इनिएक तो हमने पढ़ ली थी, इसी तरीके से एडवेक थी और एडसेक थी, ये सारे भी कैटेगराइज किए गए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में. दीज मशीन्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स. ये मशीन सारी क्या यूज़ करी थी? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी थी. विच वाज अ फ्रेजाइल ग्लास डिवाइस यूज टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को वो चला रही थी. ठीक है, उसमें ग्लास डिवाइस लगी हुई थी. दीज वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर आर रेफर टू एज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. तो अब उसमें क्या हो गया था, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आ गई थी ये. तो हमने इसका वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी. तो हम लोग जब भी आपसे पूछा जाए कभी भी फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी. अब उसकी खुसूसियात पढ़ते हैं कि क्या है. वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी वर यूज़. उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी. ठीक है, दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बाय ऑफ देयर टाइम. उस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यही थी. दे वर वेरी बिग इन साइज़. अब क्या था कि उनकी साइज़ बड़ी थी. आगे चलते हैं. उसके अलावा क्या थे? अनरिलायबल. वो रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं दे रही थी, तो वो रिलायबल भी नहीं थी. द एमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. अब जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बड़ी मशीन थी तो वो हीट भी ज़्यादा ले रही थी. दे वर नॉन पोर्टेबल. अब उसको हम कहीं लेके भी नहीं जा सकते थे, वो इतनी बड़ी थी. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. उनकी प्राइसेस भी जो है हाई थी, क्योंकि वो खुद ही इतनी मशीन इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रही थी, पावर वगैरह भी चाहिए थी उसको, तो उसकी वजह से क्या था कि वो एक्सपेंसिव भी बहुत थी. अब एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? इनिएक, मार्क 1, यूनिवैक, एडसेक, एडवेक और एडसेक. ये सारी उसकी एग्जाम्पल्स आ गई. सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1956 से और 1964 तक. ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इमर्ज विद द डेवलपमेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर. अब उसमें सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था. फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था, इसी वजह से जो है वो ज़्यादा लार्ज थी साइज़ में. तो इसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में हमारे पास यूज़ हो रहा है ट्रांजिस्टर. द ट्रांजिस्टर अ स्मॉल एंड अ मोर रिलायबल सक्सेसर ऑफ द वैक्यूम ट्यूब. अब क्या था? उससे छोटा था और उससे ज़्यादा सक्सेसफुल भी था. ठीक है, वॉज इन्वेंटेड इन 1947. 1947 तक वो आ गया था. इन द जनरेशन ट्रांजिस्टर बिकम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. उस वक्त जो है ट्रांजिस्टर क्या था, क्या बन गया था? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बन गया था और टेकिंग प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. और उस वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा बड़ा था. फॉर एग्जांपल ये वैक्यूम ट्यूब से इसकी जगह पे अगर ट्रांजिस्टर इतना आ गया तो उसने क्या किया, उसकी स्पेस कम कर दी. ठीक है, छोटा हो गया तो कंप्यूटर भी छोटा हो गया था इस वजह से. तो इसके अलावा हम उसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ट्रांजिस्टर वर यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब क्या यूज़ होने लग गए थे? ट्रांजिस्टर यूज़ होने लग गए थे. कंप्यूटेशन टाइम बीइंग इन माइक्रो सेकेंड. अब जल्दी काम होने लग गया था. वॉज लेस देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के थे उससे कम टाइम में काम होने लग गया था. ठीक है, फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. स्पीड भी उसकी अच्छी थी. उसके अलावा स्मॉलर इन साइज़, थोड़े से उससे साइज़ में भी छोटे थे. इस कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के हम लोग उससे करेंगे कंपेयर, तो उसके हिसाब से ये स्मॉलर इन साइज़ था. मोर रिलायबल भी था, वो काम भी अच्छा करके दे रहा था और एक्यूट रिजल्ट भी दे रहा था. लेस इमिशन ऑफ हीट. अब हीट भी उसके जो पावर थी वो भी कम ले रहा था. ठीक है, गर्म भी ज़्यादा नहीं हो रहा था. बेटर पोर्टेबिलिटी. काफ़ी हद तक एक रूम में समझो फिट होने लग गया था. ठीक है, वर कॉस्टली मशीन. उस वक्त तो ये फिर भी जो है थोड़ी सस्ती रेट्स हो गए थे, जितने इसके थे उससे हिसाब से वो थोड़ा सस्ता मिलने लग गया था. उसमें एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास? IBM 1401 और एटलास. ये एग्जांपल्स हैं इसकी.
थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1965 से। इसके जैसे ही सेकंड जनरेशन कंप्लीट हुई थी, उसके बाद 1 साल के बाद से थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई थी 1965 से 1975 तक। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन आईसी। आईसी क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी थी। अब थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ होने लग गया था? आईसी। आईसी इज़ अ स्मॉल चिप, एक छोटी सी चिप थी। दैट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्किट्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्किट्स लगे हुए थे। एलिमेंट्स इंटीग्रेटेड ऑन इट। अब इसमें क्या था कि उसकी जगह पे जहाँ पे ये स्पेस ले रहा था, उसकी जगह अब और कम स्पेस होने लग गई थी, ठीक है, और ज़्यादा कम होने लग गया था। तो अब इसकी खुसूसियात देखते हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स क्या है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट रिप्लेस ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को हटा के उसकी जगह क्या आ गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स होने लग गए थे यूज़। कंप्यूटर टाइम वर रिड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स। अब जो कंप्यूटर का जो टाइम था, ज़्यादा ले रहा था कंप्यूटर टाइम, उससे भी ज़्यादा कम नैनो सेकेंड्स में काम होने लग गया था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्मॉलर इन साइज़। उसकी साइज़ भी छोटी थी। इस कंप्यूटर प्रीवियस जनरेशन, पहले की जनरेशन थी, उसके हिसाब से उसकी साइज़ भी कम थी, रिलायबल भी था, हीट जनरेट भी कम कर रहा था, पोर्टेबल भी था, कहीं लेके जाने के उसके यूज़ में आसानी रहती थी, और चीपर भी था, उसकी प्राइस भी कम हो गई थी। उसकी एग्जांपल्स है हमारे पास IBM 360, यूनिवेक 1108, HP 2100 और AHP 9810, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स थी। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन्स में, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? 1976 से ऑनवर्ड। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये देख लें आप पिक्चर इस तरीके से। विद द एडवांसमेंट इन द इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI of circuits on a small chip around 30,000 components, and very large scale integration VLSI, millions of components on the single chip were developed। अब एक चिप के अंदर इतने मिलियंस की कंपोनेंट्स उन्होंने ऐड किए हुए थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव द LSI चिप्स एज देयर ब्रेन। अब जैसे वो इनके ब्रेन का काम कर रहा था फोर्थ जनरेशन में, जो LSI किसको कहते हैं? लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस को, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ complete CPU on a single chip referred to as माइक्रो प्रोसेसर। अब वो जो छोटी सी चिप थी, वो जो CPU में लगाई जा रही थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफ़र क्या करी थी? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कहते हैं बहुत छोटे को, बहुत छोटा सा प्रोसेसर समझो है उसमें। द कंप्यूटर्स बिकम वेरी कॉम्पैक्ट। अब कंप्यूटर क्या हो गए? अब देखो बिल्कुल छोटा हो गया कंप्यूटर, ठीक है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की क्या है। यूज़ ऑफ LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एज CPU, ठीक है। CPU की जगह पे क्या कर रहे थे हम लोग? माइक्रो प्रोसेसर, बहुत छोटी सी चिप लग रही थी उसके अंदर। वेरी स्मॉल इन साइज़, अब स्मॉल साइज़ भी हो गया, रिलायबल भी हो गया। नेग्लिजिबल हीट जनरेशन, यानी अब ना होने के बराबर हीट जनरेशन है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं? मोबाइल की तरह चार्ज करते हैं लैपटॉप्स को, और हैंड हेल्ड है, टैबलेट्स हैं, इन सब चीज़ों को क्या है कि इतना वो हीटअप तो ले ही नहीं रहे थे, तो वो हीट जनरेशन क्या थी? नेग्लिजिबल थी। ईज़िली पोर्टेबल, क्योंकि अब हम पोर्टेबल का मतलब है हम कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज़। अब स्मॉल साइज़ है तो हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या है कहीं भी ले जा सकते हैं, उसमें सारा काम भी कर सकते हैं। चीपेस्ट अमंग द कंप्यूटर्स ऑफ ऑल जनरेशन, सबसे कम रेट्स का होने लग गया था। तो वो बाकी जनरेशन्स में जितने भी कंप्यूटर्स आए थे, उनसे सबसे चीपेस्ट रेट्स इसी के थे। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? AVEX 11/780 और ICL 2900। इसमें आ जाती है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर येट टू अराइव। अभी तक समझो वो आई नहीं है, या काफ़ी हद तक उसके थोड़े से फीचर्स आ गए हैं, और अभी भी इसकी फिफ्थ जनरेशन को आने में टाइम लगेगा। दीज कंप्यूटर सपोर्टेड टू हैव थिंकिंग पावर। ऐसे कंप्यूटर्स होंगे, ऐसे रोबोट्स होंगे जिनके सोचने की उनकी पावर भी अपनी होगी, ठीक है। दैट इज़ देयर विल हैव एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई जा रही है। उसमें एक कोडिंग होती है, प्रोग्राम्ड होते हैं, उसको पहले से ही सेव कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको सारा काम खुद ही करना होता है। जैसे कि काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा टीवी में वगैरह कि उसमें रोबोट्स देखे होंगे जो खुद से काम कर रहे होते हैं। एक जगह से उठाते हैं, कोई भी वेट वगैरह उठाते हैं और दूसरी जगह उसको पहुंचा रहे होते हैं। तो इस तरीके से उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड की हुई होती है। द एम टू ब्रिंग मशीन्स टू रीजन लॉजिकली एंड विद रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बींग्स। तो इसके बाद अब क्या हो जाएगा? ये ऐसी एक मशीन आ जाएगी जो लॉजिकली काम करेगी, और ठीक है उसके बाद इतनी नॉलेज दी जाएगी उसको कि वो क्या करेगी? खुद से डिसीजन भी लेने लग जाएगी, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह। अब फिर क्या होगा कि जिस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसी तरीके से वो एम्प्लॉयज़ को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उनको फायर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जगह वो लोग रोबोट्स को लगाएंगे। क्योंकि रोबोट्स क्या होंगे? वो अगर ज़्यादा लेंगे और ह्यूमंस की जगह वो काम करने लग जाएंगे,
तो उनको जो सैलरी जो ह्यूमन बींग को दी जाती है, इंसानों को दी जाती है, वर्कर्स को दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, वो सैलरी जो है इनको तो नहीं देनी होगी, एक ही दफ़ा ये लोग परचेज़ कर लेंगे। तो अब उससे क्या होगा कि एट अ टाइम वो बहुत सारा काम आपको करके भी देंगे और जल्दी थकेंगे भी नहीं। अगर ह्यूमन बींग्स होंगे तो वो जल्दी थक जाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, एक्यूरेट नहीं काम करेंगे, रिलायबल भी नहीं होंगे। तो उसकी जगह ये कहा जाता है कि आगे की जो जनरेशन्स होगी उसमें ऐसा होगा कि लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, उनके पास रोज़गार ही नहीं होगा, क्योंकि उनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, रोबोट्स आ जाएंगे। ठीक है।